नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। कभी सोचा है कि जब आप कोड एडिटर में वो रन बटन क्लिक करते हो तो पर्दे के पीछे एक्चुअली में होता क्या है? मतलब आपका लिखा हुआ कोड एक रियल चलती हुई एप्लीकेशन या प्रोसेस में कैसे बदल जाता है? चलो आज इस पूरी हिडन जर्नी को ना शुरू से आखिर तक डिकोड करते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है? ओके, तो इस पूरे सफर को हम 5 सिंपल स्टेजेस में ब्रेक डाउन करेंगे। सबसे पहले कोड का ब्लूप्रिंट और उसकी डिपेंडेंसीज। फिर देखेंगे कि लिंकर इन सब टुकड़ों को एक साथ जोड़ता कैसे है। उसके बाद हम समझेंगे कि एनवायरनमेंट प्रोग्राम के लिए स्टेज कैसे सेट करता है। फोर्थ, कॉन्फ़िगरेशन से हम बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और फाइनली इस पूरी जर्नी को एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं पहले स्टेज से। ऑलराइट, हमारा पहला स्टॉप है द ब्लूप्रिंट। और यहां एक चीज हमेशा याद रखनी है, कोड कभी सोलो एक्ट नहीं करता। मतलब वो हमेशा दूसरे कोड पर डिपेंड करता है। देखो, हर एप्लीकेशन की शुरुआत सोर्स कोड से ही होती है, राइट? और आपने कोड में इंपोर्ट या हैश इंक्लूड जैसे स्टेटमेंट्स तो 100% लिखे होंगे। सोचा है इनका असली मतलब क्या है? एक्चुअली इनके जरिए आप अपने कोड में डिपेंडेंसीज इंट्रोड्यूस कर रहे हो। इसको ऐसे समझो जैसे आप कोई रेसिपी बना रहे हो। आपका कोड मेन डिश है और ये डिपेंडेंसीज उसके जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको बाहर से लाने पड़ते हैं। समझ आया? अब डिपेंडेंसीज ना 2 टाइप की होती हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। सिंपल है। कंपाइल टाइम डिपेंडेंसी को समझो जैसे कंपाइलर के लिए एक स्पेल चेक है। वो बस इतना चेक करता है कि आपने फंक्शंस और क्लासेस के नाम सही लिखे हैं या नहीं, दैट्स इट। लेकिन रन टाइम डिपेंडेंसी उस फंक्शन का एक्चुअल काम है जिसकी जरूरत प्रोग्राम को चलते वक्त यानी एग्जीक्यूट होते टाइम पड़ती है। क्लियर हुआ डिफरेंस? और यहाँ एक बहुत ही स्मार्ट कंसेप्ट आता है, खासकर जावा जैसी लैंग्वेजेस में, जिसे कहते हैं लेजी लिंकिंग। इसका मतलब यह है कि हर कंपाइल टाइम डिपेंडेंसी का रन टाइम पर लोड होना जरूरी नहीं है। जावा क्या करता है? वो किसी क्लास की डिपेंडेंसी तभी लोड करेगा जब उस क्लास की सच में जरूरत पड़ेगी। अब आप सोचो, इसका फायदा क्या है? सिंपल, एप्लीकेशन फास्ट स्टार्ट होती है और मेमोरी भी कम यूज करती है क्योंकि वो फालतू का कोड लोड ही नहीं करती, सिर्फ काम का कोड लोड करती है। अमेजिंग, राइट? तो अभी तक क्या हुआ? हमारे पास कोड के अलग अलग पीसेस तैयार हैं, पर इन सबको जोड़ेगा कौन? यहां पिक्चर में आता है हमारा अगला हीरो, द लिंकर। एक्टिव होना। चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा आप इस डायग्राम में देख रहे हो, कंपाइलर अलग अलग सोर्स फाइल से ऑब्जेक्ट फाइल्स बनाता है। अब लिंकर का काम क्या है? इसका काम है इन सभी ऑब्जेक्ट फाइल्स को और सिस्टम की जो भी जरूरी लाइब्रेरीज हैं उन सबको आपस में लिंक करके एक सिंगल रनएबल फाइल बनाना, जैसे कि एक एग्जीक्यूटेबल फाइल या एक शेयर्ड लाइब्रेरी। समझ आया इसका पर्पस? ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये इन 4 क्लासिकल स्टेप्स में होता है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, प्री प्रोसेसिंग, जहां आपके हैशटैग इंक्लूड जैसे स्टेटमेंट्स हैंडल होते हैं। फिर कंपाइलेशन, जो आपके कोड को मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। उसके बाद असेंबली, जो ऑब्जेक्ट फाइल्स क्रिएट करता है। और आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, लिंकिंग, जो इन सारे ऑब्जेक्ट फाइल्स को जोड़कर फाइनल प्रोग्राम तैयार कर देता है। ये पाइपलाइन हर कंपाइल्ड लैंग्वेज का कोर कॉन्सेप्ट है। अगर इंटरव्यू में पूछा गया तो बता पाओगे? ओके, तो लिंकर अपना काम 2 तरीकों से कर सकता है, स्टैटिक और डायनामिक। स्टैटिक लिंकिंग में क्या होता है कि लाइब्रेरी का पूरा कोड आपकी एप्लीकेशन के अंदर ही कॉपी हो जाता है। फायदा, ऐप सेल्फ कंटेन्ड हो जाती है, डिप्लॉयमेंट सिंपल। पर इसका एक ट्रेड ऑफ है, फाइल साइज बहुत बड़ा हो जाता है। अब आते हैं डायनामिक लिंकिंग पर। यहां ऐप रन टाइम पर जरूरी लाइब्रेरीज को लोड करती है। इससे एग्जीक्यूटिबल्स का साइज छोटा रहता है, बट इसमें डीएलएल हेल्थ जैसी वर्जनिंग प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप कौन सा यूज करोगे? वेल, ये आपके प्रोजेक्ट की नीड पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अब हमारा प्रोग्राम बनकर रेडी है। चलो अब इसको रन करते हैं। जैसे ही हम प्रोग्राम को रन करते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट एक स्टेज की तरह सेट हो जाता है जहां हमारा प्रोग्राम परफॉर्म करने वाला है। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? और इस स्टेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। बेसिकली ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके प्रोग्राम के बीच में एक कम्युनिकेशन चैनल है। ओएस इन्हीं वेरिएबल्स के थ्रू आपके प्रोग्राम को इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पास करता है। क्लियर है यहां तक? शायद सबसे कॉमन और फेमस एनवायरनमेंट वेरिएबल है पाथ। सबने सुना होगा इसके बारे में।
ये आपके कमांड लाइन को बताता है कि जब आप कोई कमांड टाइप करते हो तो उस प्रोग्राम को सर्च करने के लिए किन किन डायरेक्टरीज में जाना है। इसी की वजह से आप टर्मिनल में कहीं से भी गेट या नोड जैसी कमांड्स चला पाते हो बिना पूरा पाथ दिए। लेकिन एनवायरनमेंट वेरिएबल सिर्फ पाथ तक लिमिटेड नहीं है। एक्चुअली ये बिना कोड चेंज किए अपनी एप्लीकेशन के बिहेवियर को कंट्रोल करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। चलो देखते हैं कैसे। स्क्रीन पे ध्यान है ना, एक मेथडोलॉजी है द 12 फैक्टर ऐप। उसका ये एक कोर प्रिंसिपल है और ये कहता है कि आपका कोड अलग अलग एनवायरनमेंट्स के लिए बदलना नहीं चाहिए। मतलब क्या हुआ, आपका सेम कोड आपके लैपटॉप पर डेवलपमेंट डेटाबेस से कनेक्ट करेगा और वही कोड सर्वर पर प्रोडक्शन डेटाबेस से। कैसे? सिर्फ एक एनवायरनमेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज करने से। आपको कोड को टच करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इन वेरिएबल्स को नाम देते टाइम थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है। हमेशा क्लियर और स्पेसिफिक नाम यूज करो, जैसे db की जगह db_connection URI या env की जगह use mock payment provider। ऐसे क्लियर नाम यूज करने से ना 6 महीने बाद जब आप अपना ही कोड देखोगे तो सब कुछ आसानी से समझ आ जाएगा। ये एक बेस्ट प्रैक्टिस है जो आगे चलकर आपका बहुत टाइम बचाएगी। इसको नोट किया? अब ये देखो स्क्रीन पर, ये कोड लिखने का एक बहुत ही बुरा तरीका है। ध्यान से देखो, यहाँ कोड के अंदर ही चेक किया जा रहा है कि एनवायरनमेंट प्रॉड है या नहीं। इससे क्या होता है, आपका कोड एनवायरनमेंट से चिपक जाता है, जिसे हम कहते हैं टाइटली कपल्ड। सोचो, कल को एक नया स्टेजिंग एनवायरनमेंट बनाना पड़ा तो आपको कोड में जाकर चेंजेस करने पड़ेंगे। ये मेंटेन करना एक नाइटमेयर बन जाता है। तो इसका बेटर तरीका क्या है? ये रहा। आप एक स्पेसिफिक फीचर के लिए वेरिएबल बनाओ, जैसे यूज मॉक पेमेंट प्रोवाइडर। फिर इसकी वैल्यू डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ट्रू कर दो और प्रोडक्शन में फॉल्स। बस इससे आपका कोड क्लीन रहता है, उसे किसी भी एनवायरनमेंट में डिप्लॉय करना आसान हो जाता है और वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है। सिंपल एंड इफेक्टिव। तो इसके साथ हम इस पूरी जर्नी के फाइनल स्टेज पर आ गए हैं। चलो एक बार शुरू से आखिर तक इस पूरे सफर को फटाफट रिकैप कर लेते हैं। फोकस बना हुआ है ना? तो ये है पूरी कहानी स्टार्ट टू फिनिश। हमने कोडिंग से शुरू किया, जहां डिपेंडेंसीज इंट्रोड्यूस हुई, फिर असेंबलिंग में लिंकर ने सब जोड़कर एक एग्जीक्यूटेबल बनाया, उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग में हमने एनवायरनमेंट वेरिएबल से एप्लीकेशन का बिहेवियर सेट किया, और फाइनली एग्जीक्यूटिंग, जहां ऑपरेटिंग सिस्टम ने लोडर की हेल्प से उस प्रोसेस को रन किया। पूरा फ्लो अब क्लियर है? एक बार खुद से बोल के देखो। तो आपसे मेरा आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है एप्लीकेशन के पीछे की ये जो पूरी मशीनरी है, लिंकिंग, एनवायरनमेंट, कॉन्फ़िगरेशन, ये उसको स्टेबल बनाने में हेल्प करती है या उससे और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती है? इसके बारे में सोचना और अपने प्रोजेक्ट्स में इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करने की कोशिश करना। और हाँ, अगर इस जर्नी से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। प्रैक्टिस करोगे ना? तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।